गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम लोग रीढ़ की हड्डी का अगला प्रश्न अभ्यास करेंगे। ठीक है, हमने 1 से 5 तक करा दिया था और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का प्रश्न। और स्टूडेंट्स लाइव क्लास में भी जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है आप बुक और कॉपी लेकर के रखेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट है उसे नोट करिएगा। और ये वीडियो जो जा रहा है उसका आंसर लिख करके आप कॉपी पे तैयार कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये तो कहानी पढ़ने के बाद आपको भी समझ में आ गया है कि शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की में से समाज को उमा जैसी मुखर, साहसी और स्वाभिमानी लड़की की ज़रूरत है जो निडर है और निर्भीक भी है, और जो गोपाल प्रसाद जैसे अहंकारी और लालची लोगों को नई दिशा दिखाती है। ऐसी लड़कियों की समाज को बहुत आवश्यकता है जो शिक्षा के प्रति पूर्णतया सजग है और जागरूक है। ऐसी स्त्रियों की सजगता से ही समाज से रूढ़ियों की भ्रष्ट मानसिकता दूर होगी और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। ठीक है, आइए फिर से इसका आंसर देखते हैं कि शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की में से समाज को उमा जैसी मुखर, साहसी, निर्भीक और स्वाभिमानी लड़की की ज़रूरत है जो गोपाल प्रसाद जैसे लालची और अहंकारी लोगों को नई दिशा दिखा सके। ऐसी लड़कियों की समाज को बहुत आवश्यकता है जो शिक्षा के प्रति पूर्णतया सजग हैं, और ऐसी स्त्रियों की सजगता से ही समाज से रूढ़ियों की भ्रष्ट और मानसिकता दूर होगी और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। हम एक अच्छे और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ दे रहा है कि जो रीढ़ की हड्डी जो शीर्षक है उससे कह रहा है कि सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका उत्तर है कि रीढ़ की हड्डी की सार्थकता इसका है कि इस एकांकी की जो शीर्षक है रीढ़ की हड्डी की सार्थकता वो पूर्णतः व्यंग्यात्मक है। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का मेरुदंड है जो हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करता है और हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली भी बनाता है। जो हमारा जो बाहरी व्यक्तित्व होता है उसको प्रभावशाली भी बनाता है। इसका अर्थ हुआ जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है उसका व्यक्तित्व हीन होना। शंकर यदि व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो उमा जैसी शंकर अगर व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो उमा जैसी कुशल शिक्षित युवती के साथ विवाह करने को तैयार हो जाता। अपने पिता के विचारों का वो विरोध करता और स्त्री शिक्षा का समर्थन भी करता। इसलिए एकांकी का शीर्षक पूर्णतः जिज्ञासा से संपन्न है और उसकी सार्थकता भी सही है और एकांकी की विषय वस्तु के अनुकूल है। आइए इसका फिर से आंसर देते हैं कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है कि इस एकांकी का शीर्षक पूरी तरह से व्यंग्यात्मक है। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का मेरुदंड है जो हमारे शरीर की सुंदरता को प्रदान करता है और हमारे बाहरी व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। इसका अर्थ हुआ जिसकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है वह व्यक्तित्वहीन होता है। शंकर यदि व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो उमा जैसी कुशल और शिक्षित लड़की को विवाह करने को वो तैयार हो जाता और सही गलत का अपने पिता से विरोध करता। स्त्री शिक्षा का वो पूर्णतः समर्थन करता और सम्मान भी करता। इसलिए एकांकी का शीर्षक जो है पूर्णतः जिज्ञासा से संपन्न है और एकांकी विषय वस्तु के अनुकूल है, इसलिए उसकी सार्थकता सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों। तो इसका आंसर है कि एकांकी की मुख्य पात्र उमा है। जिस तरह की आपने कहानी में देखा कि सारी कहानी जो है इर्द गिर्द उमा पे ही निर्भर है। तो उमा जो एकांकी की नायिका के रूप में उभर कर सामने आती है। उमा कथानक की केंद्र बिंदु है, एकांकी की मुख्य धारा है जो एकांकी के मूल तत्व को उजागर करती है। राम स्वरूप की बेटी भी है, स्त्री शिक्षा की समर्थक है
और कथानक का मुख्य पात्र वह होता है जो कथानक के मुख्य विषय को सभी के सामने लाता है। उमा कथा की ऐसी ही नायिका है। उमा के 2 संवाद पाठक के हृदय पर चिरस्थायी प्रभाव छोड़ाते हैं। उमा जो संवाद अंतिम में बोलती है, वो जो पढ़ने वाला होता है, जो पाठक होता है, उसके हृदय पर चिरस्थायी प्रभाव छोड़ता है, यानी बहुत देर तक उसका प्रभाव बना रहता है। आइए फिर से इसका आंसर देखते हैं कि कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों। तो एकांकी के मुख्य पात्र है उमा, जो एकांकी की नायिका के रूप में उभरती है। उमा कथानक की केंद्र बिंदु भी है, एकांकी की मुख्य धारा है जो एकांकी के मूल तत्व को उजागर करती है, और रामस्वरूप की बेटी भी है। स्त्री शिक्षा के समर्थक है। कथानक का मुख्य पात्र वह होता है जो कथानक के मुख्य विषय के सभी के सामने लाता है। उमा कथा की ऐसी ही नायिका है जो उमा के जो संवाद थे वो अंतिम चिरस्थायी प्रभाव को छोड़ जाते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है कि एकांकी के 2 पात्र रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद 2 अलग अलग विचारधाराओं के प्रतीक हैं। रामस्वरूप स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, पर समाज की रूढ़िवादिता को मानने पर वो विवश ऐसे पिता हैं जो विवश से मजबूर हैं। प्रगतिशील विचारों के समर्थक हैं, परंतु रूढ़िवादिता का विरोध करने का साहस उनके अंदर नहीं है। इसके विपरीत गोपाल प्रसाद समाज की पुरानी परंपराओं का समर्थन करता है और स्त्री शिक्षा का विरोधी भी है। वह पुरुष प्रधान समाज का हितैषी है जो यह सोचता है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां बहू बनने के योग्य नहीं होती हैं। इसलिए वह अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी लड़की देखना चाहता है, आप भी जानते हैं। और वह अपनी प्रशंसा करने में बहुत माहिर है। वो अपनी तारीफ़ सिर्फ मैं की तारीफ़ किए में ही विश्वास रखता है। अपने ज़माने की खूब बातें वो करता है और विवाह जैसे पवित्र बंधन को वो एक बिजनेस मानता है, ठीक है। और लड़का लड़की में वो भेदभाव भी रखता है। लड़कों के लिए ऊंची तालीम की बात करता है और लड़कियों के लिए घर का काम करना ही समझता है कि यही सही रहेगा। तो इस तरह से इसका मूल भाव यह है कि रामस्वरूप का जो सोच थी, जो विचार थे, वो रामस्वरूप चाहते तो सब कुछ थे। वो आगे बढ़ कर के अपनी बेटी को उच्च शिक्षा भी दिलाते हैं और उसे जागरूक भी रखते हैं, उसके अंदर साहस भी पैदा करते हैं, लेकिन वो समाज के बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, समाज के बंधनों में जकड़े हुए हैं। वो निडर होकर के, निर्भीक होकर के सामने नहीं आते हैं और वो अपनी बातों को नहीं कर पाते हैं। गोपाल प्रसाद लालची किस्म का आदमी था। वो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था और उसका मानना था कि पढ़ाई लिखाई जो है, शिक्षा है, वो लड़कों के लिए बनी है, लड़कियों के लिए नहीं बनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 का आंसर। इसे आप कॉपी पर लिख लीजिएगा। और अगला वीडियो, ये क्वेश्चन जो 2 इसमें बचे हैं और जो 2 मेरे संग के औरतें हैं, वो हम लास्ट में कराएंगे अगले वीडियो में। और इसके बाद आप लोग जो है इसे ध्यान से कॉपी पर लिख करके उसे याद कर लीजिएगा। थैंक यू।